17 दिसंबर 2025 रात का वक्त YouTube पर एक नया सॉन्ग अपलोड होता है, वॉमिट ऑन पेपर। शुरुआत में तो सब कुछ नॉर्मल लगता है, बिल्कुल उनके बाकी गानों जैसा, लेकिन कुछ ही घंटों के अंदर गाने का एक सीन क्लिप होकर सोशल मीडिया पर फैलने लगता है। भगवा कपड़ों में एक फिगर को लात मारते हुए दिखाया गया एक शॉट, और ये बाबा बागेश्वर यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मिलती जुलती है। कुछ ही घंटों में रिलीजियस ग्रुप्स गुस्से में आ जाते हैं, सोशल मीडिया पर बहस छिड़ जाती है और नेशनल मीडिया भी इस स्टोरी को उठाने लगती है। इस पूरे विवाद के बीच खड़ा है एक शख्स जो कभी नेशनल लेवल का जैवलिन थ्रोअर हुआ करता था, जिसकी एक स्पाइनल इंजरी ने उसका पूरा करियर खत्म कर दिया था, और जो आज हरियाणा का सबसे बड़ा और सबसे कंट्रोवर्शियल रैप स्टार बन चुका है। उसका नाम है ढांडा न्योलीवाला। आखिर कैसे एक गांव का एथलीट जो कभी बिस्तर से उठ भी नहीं पाता था, आज इतना बड़ा नाम बन गया कि उसका एक गाना पूरे देश में हंगामा खड़ा कर सकता है। और सिर्फ कुछ महीनों बाद यही शख्स बॉलीवुड की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी का हिस्सा कैसे बन गया, चलिए बिल्कुल शुरू से समझते हैं। ढांडा न्योलीवाला का असली नाम प्रवीण ढांडा है। उनका जन्म हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव न्योली कला में हुआ। यहीं से उन्हें अपना स्टेज नेम न्योलीवाला मिला। एक मॉडेस्ट जाट फैमिली में उनकी परवरिश हुई, गांव के माहौल में जहां मेहनत और सेल्फ रिस्पेक्ट की वैल्यूज बचपन से ही सिखाई जाती है। लेकिन म्यूजिक से बहुत पहले प्रवीण की पहचान कुछ और थी। वो एक सीरियस एथलीट थे। जैवलिन थ्रो, भाला फेंकने में उन्होंने नेशनल लेवल पर मेडल भी जीता था। एक वक्त था जब उनका पूरा फ्यूचर स्पोर्ट्स में ही दिखता था। फिर 2014 से 2016 के बीच प्रवीण को एक गंभीर स्पाइनल इंजरी हुई, इतनी गंभीर कि वो करीब 3 साल तक बिस्तर पर पड़े रहे। 3 साल एक ऐसे शख्स के लिए जिसकी पूरी पहचान उसके शरीर से जुड़ी थी, ये बहुत बड़ा झटका था। एथलेटिक करियर वहीं खत्म हो गया। लेकिन इसी दौर में प्रवीण ने म्यूजिक में एक नया आउटलेट ढूंढ लिया। बिस्तर पर पड़े पड़े खाली वक्त और दर्द के बीच उन्होंने लिखना शुरू किया। 2018 में प्रवीण हायर स्टडीज के लिए ऑस्ट्रेलिया चले गए। क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, लेकिन पढ़ाई में उनका मन उतना नहीं लगा। खुद को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने ट्रक ड्राइवर और फैक्ट्री वर्कर जैसे काम किए, और इसी दौरान 2019 में उन्होंने सीरियसली सॉन्ग राइटिंग शुरू कर दी। 2020 में आया उनका पहला डेब्यू ट्रैक अफगान। ये एक मल्टीलिंगुअल सॉन्ग था जिसने उन्हें हरियाणवी रैपर के तौर पर पहली पहचान दिलाई। सॉन्ग तुरंत तो वायरल नहीं हुआ, लेकिन ये उनकी म्यूजिकल आइडेंटिटी की शुरुआत थी। फिर आया वो पल जिसने उनकी पूरी किस्मत बदल दी। 2022 में प्रवीण सिडनी से ब्रिस्बेन ड्राइव कर रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक रैंडम बीट प्ले की और बिना सोचे समझे जो भी दिमाग में आया वो रैप करना शुरू कर दिया। फोन पर रिकॉर्ड कर लिया और उसी बीट को घंटों लूप पर सुनते रहे। यहीं से बनी उनकी सबसे मशहूर लाइन, मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्लिए, जो उर्दू शायर जॉन एलिया की पोएट्री से इंस्पायर्ड थी। अगले ही दिन वो स्टूडियो गए और इसे रिकॉर्ड किया। सॉन्ग का नाम था अप टू यू, और इसने वो कर दिखाया जो शायद खुद प्रवीण ने भी नहीं सोचा था। ये सॉन्ग स्पॉटिफाई इंडिया और शज़ाम दोनों चार्ट्स पर नंबर 1 पर पहुंच गया और यूट्यूब पर 75 मिलियन से ज्यादा व्यूज हासिल कर लिए। रातों रात ढांडा न्योलीवाला हरियाणा का हाउस होल्ड नेम बन गया। इसी दौर में प्रवीण ने आशा सहारण से शादी की, जो खुद भी एक नेशनल लेवल एथलीट रह चुकी है। दोनों की शेयर्ड एथलेटिक बैकग्राउंड को अक्सर उनके रिश्ते की फाउंडेशन बताया जाता है। आज दोनों ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में रहते हैं। 2023 में एक और बड़ा मोमेंट आया। उन्होंने इंडियन हिप हॉप के बड़े नाम रफ्तार के साथ मिलकर एक सॉन्ग बनाया, चोरा बाबा का। एक रीजनल आर्टिस्ट जो फिल्म इंडस्ट्री से कोसों दूर बिल्कुल गांव से निकलकर आया था, अब नेशनल हिप हॉप सीन के टॉप आर्टिस्ट्स के साथ काम कर रहा था। इसी साल उन्होंने नो मर्सी और अनस्टॉपेबल जैसे सॉन्ग्स भी रिलीज किए। 2024 में आए ईगो किलर और नाइफ ब्राउज जैसे ट्रैक्स ने उनकी पॉपुलैरिटी को और बढ़ा दिया। लेकिन इसी सक्सेस के साथ साथ एक दूसरा किस्सा भी चल रहा था, जिसका ताल्लुक न किसी क्राइम से था, न किसी गैंग से, बल्कि उनके गानों के कंटेंट से। हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री में पिछले कुछ सालों से एक बड़ा ट्रेंड रहा है, गन कल्चर, गैंगस्टर इमेजरी और हिंसा को ग्लोरीफाई करने वाले गाने। मासूम शर्मा और गुलजार छानीवाला जैसे बड़े नामों के साथ साथ ढांडा न्योलीवाला के कुछ गाने भी इसी कैटेगरी में गिने जाने लगे। अप्रैल 2025 में उनका सॉन्ग इल्लीगल हरियाणा गवर्नमेंट के ऑर्डर पर यूट्यूब से हटा दिया गया। हालांकि जनवरी 2026 में हरियाणा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने एक बड़ा क्रैकडाउन किया। 67 हरियाणवी गाने यूट्यूब
जियो सावन, अमेजन म्यूजिक, स्पॉटिफाई और गाना से हटवा दिए गए। ये जैसे पंजाब में सिद्धू मूसेवाला के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जब उनके गाने सांजू को गन कल्चर प्रमोट करने के इल्जाम में बुक किया गया था। ये एक इंडस्ट्री वाइड इशू है, न कि किसी एक सिंगर की पर्सनल क्रिमिनल हिस्ट्री। और अगले कुछ दिनों में वॉमिट ऑन पेपर अपने ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट से बाहर निकल गया। सॉन्ग मामला और बढ़ा जब सॉन्ग के उस सीन को बाबा बागेश्वर से जोड़ा जाने लगा, हालांकि सॉन्ग में उनका नाम कहीं नहीं लिया गया था। 19 दिसंबर 2025 तक स्थिति नेशनल हेडलाइन बन चुकी थी। उस वक्त तक ढांडा न्योलीवाला के यूट्यूब पर 1.42 मिलियन सब्सक्राइबर्स और इंस्टाग्राम पर 3 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स थे। यानी ये कोई छोटा मोटा विवाद नहीं था, बल्कि सीधा लाखों लोगों तक पहुंचने वाला मामला था। जैसे जैसे क्रिटिसिज्म बढ़ता गया, ढांडा न्योलीवाला एक सोशल मीडिया लाइव सेशन पर आए। उन्होंने कहा कि उनका सॉन्ग उन लोगों को टारगेट करता है जो रिलीजन को मिसयूज करते हैं, न कि बिलीफ सिस्टम्स को खुद। उन्होंने इस पूरे बैकलैश को सिलेक्टिव लिस्टिंग बताया, जो एल्गोरिदम की वजह से हो रहा है, इंटेंट की वजह से नहीं। और सबसे अहम बात, उन्होंने माफी नहीं मांगी। इस कुछ रिलीजियस फिगर्स के, जिनमें साध्वियां भी शामिल थीं, वीडियोस सामने आए जिनमें उन्होंने सॉन्ग की खुलकर आलोचना की। एक वायरल वीडियो में ढांडा न्योलीवाला ने खुद जवाब दिया और दोहराया कि फेक स्पिरिचुअलिटी को एक्सपोज करना रिलीजन पर अटैक करने जैसा नहीं है। इसी बीच कुछ अफवाहें भी फैली कि रफ्तार और यूट्यूबर लक्ष्य चौधरी जैसे लोगों ने इस कंट्रोवर्सी पर रिएक्ट किया है, लेकिन इन दावों को सपोर्ट करने के लिए कोई कंफर्म रिपोर्टिंग नहीं मिली। ऐसे वायरल मोमेंट्स के दौरान ये आम बात है। एक जरूरी बात नोट करने वाली है, 17 दिसंबर तक ना कोई FIR दर्ज हुई, ना कोई कोर्ट नोटिस आया, ना ही अथॉरिटीज की तरफ से कोई ऑफिशियल एक्शन लिया गया।